So in today's session, so this is the agenda for the day once again in today's session. Okay, once 40 minutes is over, once again you have to re-log in like I said. Okay, like last classes. Okay, तो सर आज जल्दी से आप समराइज कराइए इस एक्ट को. हाँ, पहला चीज मैं करने वाला हूँ समराइज. अच्छा, जिन लोग का ये एक्ट हो चुका है घर में, सारा क्लासेस देख चुके हो, ऐसा कोई है? हाथ उठाओ. Has anyone seen all the classes? Ayush has seen all the classes. Good, well done Ayush. क्वेरी जो होगा इस चैट में भी मेरे को पीएम कर सकते हो. किसी का कुछ क्वेरी है जो कल तक जो लोग नहीं किए, इस चैट में मेरे को कर सकते हो. 3 जन का हो गया. प्रिया, दिव्या, ईशा, आयुष, they have done the entire Indian Contract Act. Very nice. 4 of you. Okay, people who are almost done, that's also very nice. Okay, okay, okay. ऋषि का 2 क्लास बाकी है. No worries, take your time, it's good, but don't take much time. अभी जितना जल्दी हो सके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाना चाहिए जिन लोग का बाकी है. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करना, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना, और उसके बाद एलएलपी करना, फिर कंपनीज एक्ट करना. ये ऑर्डर में ही पढ़ना. और साथ ही साथ क्या करना, डीसीआर भी चालू कर देना. ठीक है. अच्छा सर अभी बताइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समरी जो आप बताने वाले थे, बताइए. हाँ, ध्यान देना. देखो 6 यूनिट में बटा हुआ है. 6 यूनिट्स. सर विच 6 यूनिट्स? दीज 6 यूनिट्स. पूरा चैप्टर से 20 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में. और ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 6 यूनिट में बांट दिया. ये लॉ का पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर या एक्ट बोल सकते हो, बिकॉज 20 मार्क्स. सो लॉ में अगर 60 है, इसमें 1/3 मार्क्स का वेटेज है. और ऊपर से अगर पूरा पेपर का देखा जाए वेटेज 100 में से 20 यानी कि 1/5. सो दिस चैप्टर इज incredibly important and conceptually to learn law, to understand law, the best law to begin with. Okay, all right. तो सर पहला यूनिट क्या बोलता है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कशन कर लिए थे. दूसरा जो यूनिट है वो है कंसीडरेशन. पढ़ चुके हो शायद मोस्ट ऑफ यू. कंसीडरेशन किसी का बाकी है? जिसका बाकी है वो हाथ उठाओ तो समझ में आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का हो गया है. ओके, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द थर्ड यूनिट, जो बहुत ही बड़ा है. And fourth unit है performance of a contract, and fifth and sixth are breach and contingent contract. So this way there are 6 units in this chapter, and we have done unit 1, which is nature of contract, so I am not going into it.
नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉडली क्या क्या कवर करता है, मैं लास्ट क्लास बोल दिया था। आई हैड सेड, याद करो, मैं लास्ट क्लास बोला था नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सेक्शन 2H, एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड देन एग्रीमेंट्स क्या है, एग्रीमेंट्स का डेफिनेशन, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर का रूल्स, एक्सेप्टेंस का रूल्स, टाइप्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10, एंड लास्टली कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, and after that we have not done anything. We will start with consideration unit 2 in a little summarized manner today. Okay, all right, let us go ahead. Consideration क्या है? एक शब्द है लैटिन फ्रेज, जो क्लास में भी मैं एम्फसाइज किया था, तुम लोग जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे। क्विड प्रो को, QUID PRO, it's pronounced quid pro quo, U is silent, इसका मतलब है something in return। quid pro quo ये जो लैटिन शब्द है, इसका इंग्लिश मतलब हो गया something in return, हिंदी में हो गया बदले में कुछ। तो सर बदले में कुछ, इसी चीज को बोला जाता है कंसिडरेशन। इसी को एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करते हैं अपने, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। ठीक है, तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया क्विड प्रो को, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक पार्टी को दूसरा पार्टी से कुछ मिलेगा और दूसरा पार्टी को भी एक पार्टी से कुछ मिलेगा। जो एक दूसरे को ये देंगे अपना प्रॉमिस निभाने के लिए, वही चीज को कंसिडरेशन बोला जा रहा है। ठीक है, क्विड प्रो को या समथिंग इन रिटर्न। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी वैलिड विदाउट अ कंसिडरेशन, यही पढ़ाया गया इस यूनिट में। एक वैलिड कंसिडरेशन, एक लॉफुल कंसिडरेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। सर तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन क्या है? मैं डेफिनेशन बहुत अच्छे से एकदम तोड़ के क्लास में पढ़ाया हुआ है। डेफिनेशन क्लास में याद हो जाता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, सर नहीं दिखा रहे हो, नहीं, रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ऐसे पढ़ाया था। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, किसी का कहने पे, प्रोमिसर का कहने पे, प्रोमिसी या कोई और व्यक्ति, प्रोमिसी भी हो सकता है कोई और व्यक्ति। प्रोमिसी कौन सर और प्रोमिसर कौन? मैं अगर तुमको कुछ देने का वादा करता हूं, तो क्यों देने का वादा करूंगा? क्योंकि तुमसे कुछ मिलेगा। तो तुमसे जो मिलेगा, तुम हो प्रोमिसी, तुमको मैंने प्रॉमिस किया देने का, तो जिसको प्रॉमिस किया गया है वो है प्रोमिसी, और जो प्रॉमिस किया है वो है प्रोमिसर। ठीक है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मेरा कहने पे प्रोमिसी या कोई और, प्रोमिसी का कोई व्यक्ति, हैज डन यानी कि पास्ट टेंस, डज यानी कि प्रेजेंट टेंस, या विल डू इन फ्यूचर और एब्सटेन फ्रॉम डू इन फ्यूचर, ये जो बदले में मेरे को जो मिल रहा है प्रोमिसी से, इसी को दिस एक्ट इज नोन एज कंसिडरेशन, दिस एक्ट और एब्सटेनेंस। ठीक है ना? तो कंसिडरेशन सेक्शन 2D यही डिफाइन करता है, और हम लोग बहुत अच्छे से ये डेफिनेशन पढ़े थे। ठीक है ना? दिस डेफिनेशन वी हैड डन वेरी स्लोली एंड वेरी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, और ये डेफिनेशन ही पहला है। ओके, मैं बोला था ऐसे ही अगर तुम बेनेवोलेंटली, बेनेवोलेंटली का मतलब है ऐसे काइंडली किसी के लिए कुछ करते हो काम, तो उसमें तुम्हारा हक नहीं है कुछ मिलने का, क्योंकि उसने तुमको कहा नहीं करने। तो इसीलिए किसी का कहने पे अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम्हारा हक बन जाता है मिलने का, और वही चीज कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे पहला लाइन क्या बोला है, दिस इज एक्स्ट्रा पोर्शन। हाँ, मैं बोला ना आज एक्स्ट्रा पोर्शंस थोड़ा बहुत करा दूंगा। सो कंसिडरेशन इज द प्राइस अग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। ये तो आसान इंग्लिश है। ठीक है ना? और मीसा वर्सेस कड़ी का एक केस लॉ है, वो केस लॉ में बोला है, अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट ईदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्रूइंग टू वन पार्टी, promisor,
or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other. आसान चीज है, किसी को कुछ मिलेगा और कोई कुछ खोने वाला है। मैं अगर पैसा देके काम करा रहा हूं, मैं पैसा खो रहा हूं, मेरे को काम मिल रहा है, और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं उसको पैसा मिल रहा है, वो क्या खो रहा है? उसका समय, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, मेहनत। तो ये है फंडा। अच्छा सर, ये कंसीडरेशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया। अब कंसीडरेशन में मैं बोला था, नेक्स्ट टॉपिक जो था हम लोग किए थे यूनिट 2, जो लोग कर लिए, याद होगा सबको, कि लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसीडरेशन। कंसीडरेशन को लॉफुल बनने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चीज मैं जो समझाया था, कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कि प्रोमिसर का कहने पे प्रोमिसी अगर कुछ कर रहे हैं तो ही वो कंसीडरेशन है, नहीं तो नहीं है। और इसमें केस लॉ भी है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, ठीक है ना। और ये केस लॉ के बदले मैं एक क्लास में एग्जांपल यूज करता हूँ, फैक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट ये केस लॉ मैं क्लास में एक बार करा दूं। तो देखो, बोला है डी, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन है सर? डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ केस किया गया, जिसके ऊपर केस किया जाता है उसको बोला जाता है डिफेंडेंट, बिकॉज ही इज डिफेंडिंग द केस, ठीक है ना। तो बोला डी, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है सर? लिख के रखो हिंदी में अगर किसी को डाउट या याद नहीं आ रहा है। प्लेंटिफ का मतलब है जो केस किया है, जिसने केस किया है उनको कहा जाता है प्लेंटिफ, जिसके ऊपर केस हुआ है उनको कहा जाता है डिफेंडेंट, ठीक है ना। ओके, तो डी, डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे पी प्लेंटिफ certain commission on articles which could be sold through their agency in a market. तो डी डिफेंडेंट है, डी ने पी को बोला मैं आपको पैसा दूंगा, आपका एजेंसी के जरिए अगर मेरा सामान बिका, कमीशन दूंगा। मार्केट पी ने बनाया एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर सी एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर डी। तो देखो, पी ने डी का कहने पे कुछ नहीं किया, पी ने यहाँ पे डी का कहने पे कुछ नहीं किया, बल्कि सी बोल के कलेक्टर है, सी कलेक्टर मतलब वो कैश कलेक्ट करेगा, सी का कहने पे डी पी ने मार्केट किया सामान का। अब डी was not bound to pay as it was without consideration and hence void. तो उसके बाद पी जाके डी से पैसा नहीं मांग पाएगा। कोर्ट ने यही राय दिया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव ने, कि बालदेव को दुर्गा प्रसाद को पैसा ना देने से भी चलेगा, बिकॉज एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि कंसिडरेशन है नहीं। कंसिडरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बालदेव का कहने पे दुर्गा प्रसाद ने मार्केट नहीं बनाया था। कंसिडरेशन तभी माना जाएगा एक चीज का जब प्रोमिसर का कहने पे प्रोमिसर कुछ करता है, तब तो प्रोमिसर से मांग पाएगा। प्रोमिसर बोलेगा तुम्हारा कहने पे मैं ये किया, आप दो। अगर मैंने तुमको कुछ कहा ही नहीं कुछ करने के लिए, तुम खुद ब खुद कुछ कर लेते हो, उसके बाद आके मेरे से मांगते हो, तब तो नहीं होगा, ठीक है। तो यही फंडा है, यही फंडा है। अब देखो दूसरा चीज जो है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका एक फेमस केस लॉ मैं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, वो है चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया इज द फेमस केस लॉ विच I keep on explaining uncle, daughter and father, rich father, spoiled daughter and dependent uncle। मैं क्लास में एग्जाम्पल पकड़ के पूरा समझाता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी से आना पड़ेगा प्रोमिसर को, ऐसा नहीं है। प्रोमिसर को कंसिडरेशन से मतलब है, किससे आ रहा है मतलब नहीं है। यानी कि अगर कंसिडरेशन प्रोमिसी के बदले प्रोमिसी का पड़ोसी ने दे दिया तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे को तो मिल गया, ठीक है ना। तो ये है चिनैया वर्सेस रमैया का मेन चीज। अच्छा, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो गया, क्योंकि कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकता है, और एग्जीक्यूटरी मतलब जो होने वाला है, जो बाकी है फ्यूचर में। ओके, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इंग्लिश लॉ के तहत पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ये याद रखना। कभी कभार वो लोग पूछ लेता है ऐसा एमसीक्यू की तरह, बट इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन इज अ
कंसिडरेशन। ओके, फिर हम लोग एक लीगल रिक्वायरमेंट कंसिडरेशन के बारे में जाने थे, वो था कंसिडरेशन को एडिक्वेट ना होने से भी चलेगा, यानी कि कंसिडरेशन का वेट तुमको नहीं, वजन नहीं लेना है, देखना नहीं है जितना मिलना चाहिए उतना तो मिलना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज जितने का सामान तुम दे रहे हो उतने का ही कंसिडरेशन आया कि नहीं, वो लॉ नहीं देखता है। अगर पार्टीज में तय हुआ है एक बिल्डिंग बिकेगा, अगर पार्टीज में तय हुआ है 5 करोड़ का बिल्डिंग बिकेगा 2 करोड़ में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है लॉ में? हाँ, लॉ बोल रहे हैं वैलिड है, क्योंकि लॉ डजंट सी एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। वो तो पार्टीज तय क्यों किया, ठीक है, लॉ देखेगा कंसिडरेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए लॉ क्या बोल रहे हैं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, एडिक्वेट ना होने से भी चलेगा। क्लियर है? ओके, ऑल राइट। तो सर आगे मैं बोला था परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एंड कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। ऑफ कोर्स बहुत आसान चीज है। एंड कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक था सूट बाय थर्ड पार्टी। दो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ पाएगा। ये पढ़ाते वक्त मैं हमेशा बोलता हूं कि दूसरों का मामले में टांग मत लगाओ, यानी कि ये एक बहुत आसान चीज है और ये कहावत भी पुराना है कि अगर दो व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कुछ तय हुआ है, वो दो व्यक्ति के बीच में तुमको टांग नहीं लड़ाना चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति उसमें टांग नहीं लड़ा पाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसमें दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। यानी कि साफ चीज है कि सूट बाय थर्ड पार्टी cannot happen between a contract, in a contract between two parties, no third party can come, that is suit by third party. but can there, एक क्वेश्चन आता है इससे निकाल के कि that means कि there cannot be a stranger to a contract. Yes, there cannot be a stranger to a contract, but there can be a stranger to a consideration. Yes, ऊपर में पढ़े ना, चिनैया वर्सेस रमैया। कंसिडरेशन में तीसरा व्यक्ति मेरे को कंसिडरेशन दे सकता है। मैं अगर प्रॉमिसर हूं, मेरे को कंसिडरेशन से मतलब है वो प्रॉमिसी से आ रहा है या कोई और से आ रहा है, वो मतलब नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया चिनैया वर्सेस रमैया में, वही अंकल डॉटर एंड फादर वाला केस लॉ में। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट का बात हो तो कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्ति के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कोई तीसरा व्यक्ति सू नहीं कर पाएगा। So there cannot be a stranger to a contract, but there can be a stranger to a consideration. ये लाइन भी बहुत फेमस है, मैं पढ़ाते वक्त जरूर लिखाया होगा। ओके, क्लास पे। अच्छा सर, एक्सेप्शंस टू स्ट्रेंजर सूट बाय थर्ड पार्टी 7 एक्सेप्शंस था। ट्रस्ट बेनिफिशियरी का और सेटलर का केस में एक्सेप्शन है, बेनिफिशियरीज कैन सू। फैमिली सेटलमेंट में, फिर मैं बोला था सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स में, फिर मैं बोला था असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में। असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, असाइन कर देते हैं। एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल मैं एग्जांपल देके पढ़ाया था क्लास में। और इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, एंड लास्टली कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर थ्रू एजेंट। एजेंट के जरिए अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी थर्ड व्यक्ति के साथ, वो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रिंसिपल को सू कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा 7 एक्सेप्शन है। मैं बोला था लॉ में हर रूल का एक्सेप्शन होता है, तो ये भी एक रूल है, तो एक्सेप्शन तो रहेगा ही। लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का या यूनिट का लास्ट पोर्शन में हम लोग ये पढ़े थे कि कंसिडरेशन बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बट इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शंस हम लोग देखे थे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तब कंसिडरेशन ना होने से भी चलेगा, ठीक है ना। फिर अपने देखे थे कि कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, यानी कि पास्ट में अगर वॉलंटरीली कोई तुम्हारे लिए कुछ किया था, उसके लिए अगर तुम आज उसको कुछ दे रहे हो तो उसके लिए कंसिडरेशन वापस मांगने का दरकार नहीं है, क्योंकि तुमको तो मिल ही गया, ठीक है ना। और लास्टली 3, 4, 5, 6, 7 बहुत
आराम से एक बार दौड़ाओ दिमाग में, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, यानी कि अगर 3 साल के ऊपर कोई डेट रिकवर नहीं कर पाते हो तो उसको बैड डेट लिख देने बोलता है लिमिटेशन एक्ट। और ये 3 साल बाद बैड डेट लिख लेने के बाद अगर वो बंदा आके तुमको पैसा देता है तो ही इज पेइंग यू अ टाइम बार्ड डेट। तो ये जो पैसा दे रहा है ये क्या लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? हाँ, यहाँ पे कंसिडरेशन तुमको नया से कुछ नहीं देना पड़ेगा, वन साइडेड वो देगा, बट ये वैलिड रहेगा। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स आर एजेंट्स टू ईच अदर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दो पार्टनर, एक पार्टनर दूसरा का एजेंट है, दूसरा पार्टनर भी एक का एजेंट है, म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। तो बोलो एजेंसी में पार्टनर क्या एक दूसरे को पैसा दे रहा है एजेंट बनने के लिए? नहीं। पार्टनरशिप मतलब इंप्लाइड है कि दोनों एक दूसरे का एजेंट है और ऑटोमेटिकली फ्री का एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है बट एजेंसी हो रहा है, तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो एक्सेप्शंस एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन। कंप्लीटेड गिफ्ट, मैं बोला था पढ़ाते वक्त, किसी का शादी में खाने गए और गिफ्ट दे दिए, फिर खाना अच्छा नहीं लगा तो क्या गिफ्ट लेके वापस आओगे? नहीं। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब विदाउट कंसिडरेशन तुम दे रहे हो किसी को। बेलमेंट, मैं समझाया था बेलमेंट। बेलमेंट मतलब प्रिंसिपल एजेंट जैसा ही है। बेली को तुम सामान दिए, सॉरी ये नहीं समझाया था, रादर बोला था ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट मतलब कोई अगर ऐसे ही तुमको किताब पढ़ने दिया तुम्हारा दोस्त तुमको मुफ्त में किताब पढ़ने दिया, तो ये जो मुफ्त में किताब पढ़ने दिया क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? हाँ, विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। चैरिटी, लास्ट चीज हम लोग पढ़े थे केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, ये यूनिट 2 था। अच्छा सर, यूनिट 3 और 4 में बड़ा 2 यूनिट है। हाँ, 3 and 4 काफी बड़ा था, 3 and 4 काफी बड़ा था। कंसिडरेशन वाज वेरी इजी। 3 में अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? सबसे पहले मेजर और माइनर वाला चीज होगा, ठीक है ना। अच्छा बोलो, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेजर। मेजर का मतलब क्या है सर? मेजर का मतलब होता है कि above 18 years, above 18 years। इंडिया में मेजर मीन्स above 18 years of age, ओके, ऑलराइट। तो इसके बाद सर, इसके बाद माइनर, यानी कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट में क्या रोल है, थोड़ा ये भी पढ़ाया था। अच्छा सर, माइनर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं पाएगा? नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि माइनर कुछ जगह में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएगा, बट खुद नहीं, गार्जियन के जरिए, क्योंकि माइनर 18 साल का है, तो माइनर 18 साल का बना नहीं है, सॉरी 18 साल के नीचे है, तो उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड इन लॉ होगा। तो माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो, ऐसा शब्द मैं इस्तेमाल किया था। वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो यूनिट 3 talks about what? Unit 3 talks about other essential elements। other essential elements में मैं माइनर लेके थोड़ा बात कर रहा हूं। माइनर मीन्स बिलो 18 years of age, और माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? void ab initio, void from the beginning, ठीक है। void ab initio, void from the beginning हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा। और इसको एक बहुत अच्छा केस लॉ से हम लोग समझे थे, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है ना। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष में मनी लेंडर थी मोहरी बीबी, और धर्मदास घोष को पैसा दिया था और धर्मदास घोष वो चुका नहीं पाया था। कोर्ट में जाके कोर्ट ने फैसला सुनाया, बोला कि ये हम लोग मोहरी बीबी आपका मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो बच्चा है, ही इज अ किड, ठीक है, ओके। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ये भी पॉइंट पढ़े थे हम लोग, समझे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 16 साल का बच्चा के साथ होता है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते होते बच्चा 19 साल का हो जाता है, तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? नहीं।
इवन आफ्टर रिटेनिंग मेजॉरिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से जो वॉइड है, इसलिए शब्द क्या है, शुरू से वॉइड, वॉइड एब इनिशियो, इसलिए अभी नहीं बोला अभी वॉइड है, शुरू से इसको वॉइड माना जा रहा है। क्लियर है? ओके सर, माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ कुछ जगह में माइनर को बेनिफिशियरी बनने दे रहा है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ोगे, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर, पार्टनर बनने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा। तो कोर्ट बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि हाँ माइनर को बेनिफिशियरी पार्टनर बना सकते हो, क्योंकि माइनर बेनिफिट्स मिल सकता है, उसको बेनिफिट्स दे सकते हो असाइनमेंट की तरह, उसको बेनिफिट्स मिल सकता है, बर्डन नहीं, क्योंकि वो तो बच्चा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसका। कोर्ट कैसे बोलेगा कि तुम क्यों नहीं किया, वो तो बच्चा ही है। तो 18 साल के नीचे माइनर को बर्डन नहीं दिया जाएगा, बेनिफिट्स दिया जाएगा, ही कैन ऑलवेज बी अ बेनिफिशियरी। ओके, तो यही बोला गया है। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। हाँ, माइनर को अगर तुम पकड़ लिया कोई काम करते हुए जो माइनर नहीं कर सकता है सिविल, तो वैसा काम के लिए माइनर बोलेगा मैं तो बच्चा हूं, ठीक है, मत करना ये सब। अच्छा, बिफोर दिस सेशन एंड्स एब्रप्टली, प्लीज rejoin as soon as possible. We are continuing on the other side. Please rejoin all.